नमस्कार फ्रेंड। आज आप लोग के सामने हम क्लास 10वीं के विज्ञान का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं हमारा हमारा पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज प्रकाश का परावर्तन के बारे में। आशा करते हैं आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार की आप लोग को वीडियो में कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके हमारे हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन। देखिए क्या लिखा है, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, किसी स्रोत से हमारी किरण आ रही है, हमारे परावर्तक सतह ये हमारा है, यहाँ से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। देख रहे ना, किसी स्रोत से कोई किरण आ रही है और वह परावर्तक सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बताइए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? आपको बोलना है जी, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या परावर्तक सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जो किरण आ रही है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और परावर्तक सतह से टकरा कर जो किरण फिर पुनः लौट रही है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये हमारा ये हमारा हुआ परावर्तक सतह, ये हमारा हुआ आपतित किरण, ये हमारा हुआ परावर्तित किरण और ये हमारा हुआ आपतन कोण और ये हमारा हुआ परावर्तन कोण, जो कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये थोड़ा मिस्टेक्स हो गया, लेकिन ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होता है। उसके बाद हमारा आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं जो प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको इसी तरह लिखना है। आपका एक भी मार्क कटने वाला नहीं है। आपको जिस तरह हम लिखे हैं इसी तरह आपको लिखना है। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं जो निम्न प्रकार से है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जो निम्न प्रकार से है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या बता रहे हैं, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित है। ये हमारा वह पहला नियम। लेकिन समझना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सवाल को समझते हुए चले जाना है। जो जो भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है वो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। क्या लिखा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। उसके बाद हमारा है नियम 2 है, जो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा जो आपतन कोण है ये हमारे परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारे आपतन कोण आई है, ये परावर्तन कोण आर के हमेशा बराबर होता है। ये हमारा दूसरा नियम है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर हमेशा बराबर होता है। उसके बाद है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा हमारा अगला टॉपिक है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। देखिए, किसी स्रोत से आकर परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, किसी स्रोत से एक किरण आ रही है और हमारी परावर्तक सतह पर टकरा रही है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद है आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, आपतित किरण जो आ रही है वो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, ये हमारा जो बिंदु हुआ है यही हमारा आपतन बिंदु है। इसे रटने की कोई जरूरत नहीं, खाली इसको समझना है। उसके बाद हमारा है परावर्तित किरण। देखिए, परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण। देखिए, कोई हमारी आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराई और पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो ये पुनः उसी माध्यम में लौट गई, इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। आशा करते हैं आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप जरूर कमेंट जरूर अवश्य करें। उसके बाद है अभिलंब। देखिए, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा है। देखिए, हमारा ये आपतन बिंदु है, इस पर जो लंब डाला गया है यही हमारा अभिलंब कहलाता है।
उसके बाद है आपतन कोण। देखिए आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा शोषित किया जाता है। देखिए ये हमारा परावर्तक सतह है, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। देखिए हम क्या बोले, आपतित किरण एवं आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए हमारा वो आपतित किरण और ये है अभिलंब, इसके जो बीच का कोण है यही हमारा आपतन कोण का है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद हमारा है परावर्तन कोण। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण आई आर है, इसी को बोलते हैं परावर्तन कोण। अगर आपको मार्कर से लिख रहे हैं, अगर उसमें कोई परेशानी हो रही है तो आप नोट कमेंट कीजिएगा, हम तब आपको पेन से लिखकर ही समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को परेशानी हो रही है तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हमारा है प्रतिबिंब, इमेज। देखिए आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो बोलिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम में पूछ सकता है, जो बोलिए प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, आपको लिखना इसी तरह लिखना है। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं जो निम्न है, सॉरी प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, हो गया। उसके बाद एक लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब, एक लिखना है आभासी प्रतिबिंब। आप लोग को कोई भी मार्क कटने वाला नहीं है, आप लोग इसी तरह लिख के आइएगा। देखिए लिखना है प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। उसके बाद आपको एग्जाम पूछ सकते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आपको लिखना है किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोला, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नमस्कार फ्रेंड, आशा करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब के गुण। देखिए इसका जो गुण है, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह हमेशा उल्टा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है, यह दर्पण के सामने तथा लेंस की दूसरी ओर होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का पूछ सकता है, जो बताइए किस दर्पण का किसका प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का उल्टा होता है। उसके बाद है आभासी प्रतिबिंब। देखिए किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ समझते जाइए। देखिए इसी काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, इसी आभासी प्रतिबिंब को ही हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ऐसा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आभासी प्रतिबिंब के गुण। आभासी प्रतिबिंब के गुण, देखिए यह किरणों के आभासी कटान से बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह हमेशा सीधा होता है, इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। ये तीन को याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये दर्पण के पीछे तथा लेंस में वस्तु की ओर होता है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नमस्कार फ्रेंड, आशा करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर बताइए। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और अब की बार भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। क्या बोल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब, आपको एग्जाम में पूछेंगे वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। आपको इसी तरह लिखना है, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। इसी तरह लिख के आना है, आप लोग का एक मार्क भी कटने वाला नहीं है। इसी तरह लिख के आना है, लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। देखिए लिखना है इस तरह वास्तविक प्रतिबिंब, इस तरह आभासी प्रतिबिंब। देखिए इसमें एक में लिखना है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, तो यह किरणों के आभासी कटान से बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा सीधा होता है। इसका अवधान ऋणात्मक होता है, इसका अवधान धनात्मक होता है। इसको सीधा आपको याद कर लेना है। नमस्कार फ्रेंड, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दर्पण, मिरर। देखिए दर्पण आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए दर्पण किसे कहते हैं, लिखना है। इसी तरह आपको दर्पण देख के हेडलाइन दे देना है और हेडलाइन देख के उसके बाद जो है डैश दे देना है। उसके बाद लिखना है पॉलिश की हुई वह समतल सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है उसे दर्पण कहते हैं। देखिए ये हमारा दर्पण हुआ। प्रकाश जो इस पे आ रही है, प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित मतलब पूरी तरह फैला देती है। आपको समझना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए आपको पूछेंगे एग्जाम में, बोलिए दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो आपको सीधा लिखना है दर्पण निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। उसके बाद गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। नमस्कार फ्रेंड, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, बताइए समतल दर्पण किसे कहते हैं, लिखना है वैसा दर्पण। इसी तरह लिखना है, एक मार्क भी आप लोगों को नहीं कटने वाला है। समतल दर्पण हेडलाइन दे के डैश लिख के लिखना है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका परावर्तक सतह पूरी तरह समतल है और हमारे हमारे यहाँ जो आईना होता है वो समतल दर्पण ही होता है, क्योंकि उसका आप उसको छुएगा ना वो पूरी तरह समतल रहता है। एग्जाम में भी पूछ सकता है। उसके बाद है समतल दर्पण की विशेषता, कई बार पूछा गया है, आपकी बार भी हो सकता है पूछ सकते हैं। लिखना है आपके एग्जाम पूछेंगे समतल दर्पण की विशेषता को बताइए। लिखना है समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होती है। आप देखिएगा समतल दर्पण में आप अगर आईना में आप अपनी फोटो को देखिएगा तो उसमें देखिएगा आपकी जो दूरी है और आपका जो प्रतिबिंब आईना में बन रहा है उसकी दोनों दूरी बराबर होती है और आपका जो ऊंचाई होती है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। उसको आप समझना है, रटना नहीं है। उसके बाद है इसका आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, बताइए किस दर्पण का आवर्धन +1 होता है, तो आपको बोलना है समतल दर्पण का। इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। उसके बाद हमारा नमस्कार फ्रेंड, आशा करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। देखिए इसी आपको पूछेंगे बताइए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, आपको लिखना है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये हमारा गोलीय दर्पण है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, बताइए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आपको इसी तरह लिखना है गोलीय दर्पण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। इसी तरह लिखना है, आप लोग का एक मार्क भी कटने वाला नहीं है। गोलीय दर्पण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड, आशा करते हैं आप लोग को टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद हमारा है अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। देखिए वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसीलिए इसे अवतल दर्पण कहते हैं। हम जो बाल बनाने के लिए जाते हैं नाई के पास, वहाँ जो आईना रहता है वहाँ जो दर्पण लगा रहता है वो हमारा अवतल दर्पण ही रहता है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है, बताइए हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको लिखना है अवतल दर्पण का। देखिए इसको आपको याद कर लेना है, समझना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। सवाल है, देखिए अवतल दर्पण को भी अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आपको एग्जाम पूछेगा बताइए किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो आपको लिखना है अवतल दर्पण को। उसके बाद हमारा है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह लिखना है उत्तल दर्पण, हेडलाइन देख के डैश देख लिखना है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए इसका इसका परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर उभरा हुआ है, इसीलिए इसे अवतल दर्पण कहते हैं। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझना है। उसके बाद देखिए एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और अब की बार भी
पूरी पूरी चांस आने की संभावना है। आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बताइए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो आपको इसी तरह लिखना है, आपका 1 मार्क भी नहीं कटेगा। लिखना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। इस तरफ उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इस तरफ उत्तल दर्पण। इसमें लिखना है इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है और इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। यहाँ देखें ना आप, इसका परावर्तक सतह जो है अंदर की धंसा है और इसका जो है बाहर की ओर उभरा है। इसलिए लिखना है इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण जो है इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो है इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपको सिर्फ समझना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद है अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस भी धनात्मक होती है। आपको रटना नहीं है, समझने की जरूरत है। आशा करते हैं फ्रेंड आप लोगों को पूरी टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई किसी प्रकार की आप लोग को परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट अवश्य करें। अगर आप लोग को इस तरह लिखने में कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको कलम से लिख कर ही आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आगे से और भी वीडियो लाने की प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को सही में अच्छा लग रहा है तो आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा, सर इससे भाई इससे अगला जो टॉपिक है उस पर वीडियो बनाने का कार्य करेंगे। नहीं कमेंट कीजिएगा, नहीं लाइक कीजिएगा तो हम अगली बार से नहीं ला पाएंगे वीडियो को, क्योंकि जब आप लोग देखबे नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा तो हम वीडियो ला क्या करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए आप लोग कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।